चलिए आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं एक जिला जिसे कहते हैं हम लोग राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव जो जिला है याद रखिएगा, ये अपने आप में ऐतिहासिक के साथ साथ जो है ना, इसकी कई ऐसी सांस्कृतिक एकताएं भी हैं, यानी सांस्कृतिक महत्व है इसका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहला, ठीक है, बीएनसी मिल या फिर आप ये कह सकते हैं कॉटन मिल कहां पर लगाया गया था, ठीक है, या छत्तीसगढ़ का सबसे पहला फैक्ट्री कहां पर लगाया गया था, तो आपको मिलेगा राजनांदगांव में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला फैक्ट्री या कारखाना स्थापित हुआ था राजनांदगांव क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद डोंगरगढ़ जैसे एक बड़ा धार्मिक क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा प्रज्ञागिरी की पहाड़ी यहाँ पर है जो कि बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो कई ऐसे सांस्कृतिक चीजें हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ इसका इतिहास भी अपने आप में अनोखा है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा राजनांदगांव की जो स्थापना हुई है वो 1973 में हुई है। राजनांदगांव जिला राजनांदगांव जिला जो है इसकी स्थापना याद रखिएगा, ये फॉर्मेशन में आया कब, 1973 में। ठीक है, इसका मात्र जिला रहा है, मदर डिस्ट्रिक्ट जो रहा है वो रहा है आपका दुर्ग। ठीक है, तो दुर्ग से बना है आपका राजनांदगांव, याद रखिएगा 1973 में। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हम राजनांदगांव को देखते हैं या राजनांदगांव के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले तो जैसे कि हम सभी जिलों को जैसा पढ़ते आए हैं उसी आधार पर इसको पढ़ेंगे। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका प्रशासन क्या है, तथा इसके अलावा जो है हम अन्य चीजों को देखेंगे, जैसे इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में, और अंत में बात करेंगे पर्यटन के बारे में। ठीक है, जिसमें हम कुछ चीजों को जानेंगे, जैसे पुरातात्विक क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर, धार्मिक क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, तो इनका नाम कुछ हम देखेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में। ध्यान रखिएगा, आपको जिला पढ़ाने का जो मेरा उद्देश्य है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि परिचय बढ़ाना, यानी आप जिले के हर एक पॉइंट को थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे नए नाम सुनने को मिलेंगे जो बाकी जिलों से अलग है। ठीक है, तो राजनांदगांव में जब आपको सुनने को मिलेगा, जैसे अभी हमने खैरागढ़ को पढ़ा, ठीक है, खैरागढ़ के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा कुछ नई बातें, जैसे साल्हेवारा घाटी कहां पर है, ठीक है, बैताल रानी घाटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो हर जिले में, चाहे वो बालोद हो, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे वो फिर आपका खैरागढ़ हो, हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान के साथ कुछ नई चीजें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, बात करेंगे इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए राजनांदगांव जो है ना, प्रारंभिक समय में राजनांदगांव नहीं कहलाता था। ठीक है, यानी कि यह जो प्रारंभिक समय इसको देखेंगे आप, तो इसका जो समय रहा है या इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है कि यहां भी एक रियासत हुआ करता था जिसका नाम था नांदगांव रियासत। ठीक है, इसी नांदगांव से क्या बना है, राजनांदगांव। ठीक है, तो याद रखिएगा यह नांदगांव रियासत हुआ करता था। अब इसके संबंध में याद रखिएगा, यहाँ के जो शासक थे पहले, यहाँ के शासक की जानकारी जो मिलती है या इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है उसको समझिएगा कि यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो पहले वैष्णव महंत कहलाते थे। ठीक है, वैष्णव महंत कहलाते थे, और ये किस वंश से संबंधित थे, वैरागी वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी कहानी सुनिए, ये कहां से आए थे, क्या इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पंजाब के कुछ वैष्णव महंत जो खासकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने निकले थे। ठीक है, पंजाब क्षेत्र के कुछ वैष्णव महंत हुआ करते थे। महंत का मतलब क्या होता है, साधु। ठीक है, ऐसे साधु जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वैष्णव महंत जो हैं ये पंजाब क्षेत्र से जो है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के
जो समीपवर्ती क्षेत्र है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था उस समय, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू किया, ठीक है। तो जब धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू किया तो यहाँ पर जो था उस समय की बात है जब यहाँ पर मराठा शासन हुआ करता था, ठीक है, यानी जब कलचुरी का समय खत्म हो चुका था और जो यहाँ पर मराठा शासन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। जब मराठा शासन स्टार्ट हो चुका था तो यहाँ पर जब धर्म प्रचार प्रसार करने की बात हुई, सनातन धर्म की बात हुई, ठीक है। हालांकि ये जो लोग हैं, याद रखिएगा, महंत वैष्णव जो है ये कृष्ण जी को मानते थे, ठीक है, इसलिए महंत वैष्णव विष्णु जी को मानने वाले लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में ये कृष्ण जी को बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। ऐसे मराठाओं ने क्या किया, मराठा जो शासक थे इस समय, उन्होंने इनको धर्म के नाम पर चंदा वसूलने की आजादी दे दी। बोला कि आप लोग ये काम कर सकते हैं कि धर्म से जो है, धर्म से जुड़ा हुआ अगर आप उसको विस्तार करना चाहते हैं, धर्म का विस्तार करना चाहते हैं, तो आप चंदा ले सकते हैं, लोगों से, जनता से चंदा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बातें केवल यहां तक नहीं रही। अब ये लोग क्या करते थे, पंजाब से सॉल लाते थे और इन क्षेत्रों में बेचना चालू किया इन्होंने, ठीक है। मतलब हाँ, बिजनेस स्टार्ट हुआ इनका, ठीक है। तो एक तरीके से व्यापार करना भी चालू किया इन्होंने, ठीक है। व्यापार करने के बाद जो है, जैसे ही व्यापार का काम इनका बढ़ने लगा तो इन्होंने क्या किया, जमींदारों को, उन क्षेत्र के जमींदारों को ऋण पर पैसा देना प्रारंभ किया, ठीक है। जमींदारों को ऋण पर पैसा देने लगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या किए इन्होंने, पैसा इन्वेस्ट किया उन लोगों के ऊपर, ठीक है। और जमींदारों ने अंत में पैसा देने से मना कर दिया या फिर ये सक्षम नहीं हुए, ठीक है। तो उनके जमीन को ले लिया इन्होंने, ठीक है। और जमीन को लेने के बाद जो है जमींदारों को मिला करके, ठीक है, ये जमींदार जितने 3 जमींदार थे वहां पर, तीनों जमींदारों की जो जमीन थी उनको मिला करके इस रियासत को बनाया गया जिसे कहा गया नांदगांव रियासत, ठीक है। इस तरीके से नांदगांव रियासत का शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो ये कौन लोग थे, वैष्णव महंत लोग थे, याद रखिएगा, जो कि बैरागी वंश से थे। और इन्होंने सबसे पहले यहां पर आकर पहले तो धर्म का प्रचार प्रसार किया, फिर व्यापार किया, फिर जमींदारों को ऋण दिया और उसके बाद जो है यहाँ के शासक बन गए। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके से जो है धर्म का प्रचार से स्टार्ट हुआ, व्यापार किया और साथ ही साथ जमींदारों को ऋण देने के बाद जो है उनका पैसा वापस न कर, वो उनके द्वारा जो है पैसा वापस न कर पाने पर जो है उनकी जमीनें ले ली गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नांदगांव रियासत शुरुआत किया, ठीक है। अब इनकी शुरुआत होती है शासन की, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले याद रखिएगा ये जो समय है 1765 का, ठीक है। 1765 में जो है इन्होंने नांदगांव रियासत की शुरुआत की थी, ठीक है, यानी मराठा के समय की बात है। इसमें सबसे पहले व्यक्ति आते हैं, याद रखिएगा, महंत प्रहलाद दास। महंत प्रहलाद दास जिन्होंने नांदगांव रियासत की स्थापना की थी, याद रखिएगा, नांदगांव जो रियासत है इसकी स्थापना महंत प्रहलाद दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। वैष्णव महंत सभी ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है, वैष्णव महंत ग्रुप है ये, ठीक है। और उसमें एक पहले व्यक्ति आते हैं, याद रखिएगा, जिनका नाम है महंत प्रहलाद दास, ठीक है। इन्होंने स्थापित किया था नांदगांव। तो शासक के तौर पर तो आप ग्रुप का नाम लेंगे, वैष्णव महंत ग्रुप हुआ करता था, शुरुआत यहाँ से हुई है, ठीक है। वैरागी वंश से संबंधित थे। फिर 1765 में जो है महंत प्रहलाद दास ने नांदगांव रियासत की स्थापना की थी, इन जमींदारों को की जमीनों को मिला करके, ठीक है, जो कि आपका लगभग 904 वर्ग मील में जो है फैला हुआ था, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस समय जब रियासत बन रहा था तो ये पूरा जो क्षेत्रफल था, एरिया था, वो कितना था, 904 मील स्क्वायर में, ठीक है। इतने स्क्वायर में जो है आपका एरिया फैला हुआ था इस समय में, ठीक है। जिसकी जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली इसका इतिहास है, ठीक है। तो जमीन जब्त करने के बाद जो है नांदगांव रियासत की स्थापना हुई। अब देखिए, जब सबसे पहले जब ये नांदगांव बना था तो इस समय जो रियासत की राजधानी थी वो था आपका पांडादा, इस समय की राजधानी थी, पहली राजधानी इनकी, ठीक है। पांडादा इनकी राजधानी बनी और उसके बाद दूसरी राजधानी बनी इनकी राजनांदगांव। और इस तरीके से जो है पहले पांडादाह जो है राजधानी रही और दूसरी राजधानी बनी इनकी राजनांदगांव को राजधानी बनाया गया, ठीक है। ये भी इसी के पास है, राजनांदगांव का क्षेत्र ही है, ठीक है। पांडा, देखिए आप लोग क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब कोई रियासत होता है ना तो बहुत बड़ा रियासत तो है नहीं, 904 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका मतलब समझिए मील में फैला हुआ है, ठीक है। तो एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो ये बिलासपुर से भी छोटा एरिया है, ठीक है, बिलासपुर इससे ज्यादा बड़ा है। तो सोचिए, देखिए कि छोटी छोटी रियासत है ये, ठीक है। छोटी रियासत का मतलब आप इतना इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 1000 मील के अंतर्गत जो है ना, 1000 मील का जो पूरा एरिया होगा स्क्वायर पर, उतने एरिया पर ये फैला हुआ है, ठीक है। अब उसमें ही पांडादा उसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो पहले इतने बड़े एरिया में, जैसे मान लेते ये नांदगांव रियासत है तो ये पांडादा है, अब बाद में राजनांदगांव को बना दिया गया, तो वो दोनों उसी के अंदर ही है,
ठीक है, बाहर नहीं है, नांदगांव रियासत के अभी वर्तमान में राजनांदगांव के अंतर्गत ही आएगा वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पानादा पहले था और उसके बाद राजनांदगांव को रियासत बनाया गया। ठीक है, आप चाहे तो इसका टाइम याद कर सकते हैं, कब से कब तक इसका रियासत था। तो याद रखिएगा 1765 से लेकर 1835 तक, ठीक है, और 35 से लेकर 1947 तक आपका राजनांदगांव यहां पर रहा है। ठीक है, मतलब राजधानी इस समय तक यहां तक रहा है। इसके अंतर्गत जो है 1881 की बात है, ठीक है, 1881 तक अगर देखा जाए, इस समय जो है यहां पर 540 गांव हुआ करते थे इनके अंदर टोटल। इस समय में जो है नांदगांव रियासत में 540 गांव हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये था अंग्रेजी शासन की जब शुरुआत होती है, यानी यहां से जब मराठा शासन समाप्त होता है फिर अंग्रेजी शासन आता है। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन जब आता है, देखिएगा जब अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है तो इन राजाओं को, महंत जो राजा है यहाँ पर, बैरागी वंश के जो राजा हैं, इनको बहादुर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, इनको बहादुर की उपाधि, पदवी मिल गई थी एक तरीके से। तो अब ये अपने नाम के साथ क्या लगाते थे, बहादुर। ठीक है, और ये याद रखिएगा इसमें कुछ प्रमुख शासक है, ठीक है, जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे राजा बलराम दास, महंत सर्वेश्वर दास, महंत राजेंद्र दास। ठीक है, ये सभी जो है इसके मुख्य शासक रहे इस समय में। जैसे एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है, दिग्विजय दास। ठीक है, इस व्यक्ति को याद रख सकते हैं आप, और इस व्यक्ति को याद रखिएगा। ये दो व्यक्ति जो है आपको इतिहास में 2 बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब बीएनसी मिल की स्थापना हो रही थी, जिस कारखाना की मैं बात कर रहा हूं, उस कारखाने की जब स्थापना हो रही थी तो ये व्यक्ति थे इस समय में। ठीक है, यानी जिस समय में ये यहाँ के शासक थे और ये राजनांदगांव में जो है आपका बीएनसी मिल स्थापित हो रहा था। ठीक है, और दूसरे सबसे अंतिम शासक के तौर पर जिसका नाम आता है वो दिग्विजय दास है, याद रखिएगा। ठीक है, 1947 तक यहाँ के शासक थे, इनकी उम्र बहुत कम थी। ठीक है, यानी कम उम्र में ये राजा बने थे, और इसलिए जो है आपको याद रखना है कि हाँ, विलय पत्र में हस्ताक्षर की बात की जाती है। ठीक है, तो विलय पत्र का हस्ताक्षर यानी कि आपके 1948 की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसमें से किसी ने भी जो है विलय पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, तो बात किसकी आती है, तो ध्यान रखिएगा चूंकि ये उम्र में कम थे इसलिए इनके जगह पर जो है किसी और ने हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर हस्ताक्षर किया था रानी जयंती देवी ने। तो कम उम्र होने के कारण जो है इनकी जगह पर इनकी संरक्षिका थी रानी जयंती देवी, और इनको इनके द्वारा जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, जैसे प्रोटेक्टर होते हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये उनकी प्रोटेक्टर थी, उनके नाम पर यहाँ पर शासन कर रही थी इस समय में। ठीक है, और 1947 के बाद याद रखिएगा, क्योंकि अब ये जो है भारत संघ में शामिल हो जाएगा, भारत यूनियन बन जाएगा, इसलिए यहाँ से फिर राजपाट इनका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रानी जयंती देवी का नाम याद रखिएगा। सभी जितने भी रियासत है ना, उनके विलय पत्र में जो उसने हस्ताक्षर किया है उसको प्रॉपर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हस्ताक्षर कब किया गया था, आप चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं। हस्ताक्षर किया गया था 22 अगस्त 1947 को। हमारे आजादी के कुछ समय के बाद ही तुरंत हस्ताक्षर कर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए समय के साथ क्या होता है ना, विलय पत्र में हस्ताक्षर का मतलब है, देखिए अगर मैं बोलूं कि आपको कोई ट्रीटी साइन करना है, कोई संधि साइन करनी है, तो आप अपना मत रखेंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए उस समय में, लेकिन सामने वाला बात जब नहीं मानेगा तो आप डिले करेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसे में जसपुर ने काफी डिले किया अपने आप को। ठीक है, सबसे अंतिम में साइन करने वाला बना, और वही जब कुछ राजा ऐसे थे जो आज ये बात समझ गए कि पैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ मान सम्मान ही है। ठीक है, तो उन्होंने एक दिन बोला कि यहाँ पर 15 अगस्त हुआ, 16 अगस्त को साइन कर दिया कुछ लोगों ने। ठीक है, तो ऐसा हुआ है, याद रखिएगा। कुछ लोग तो आजादी के आसपास ही साइन करना चालू कर चुके थे, लेकिन कुछ लोग 48 कर दिए, 48 में, दूसरे ईयर में, है ना 47 को साइन कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जमींदार के तौर पर जो है ना सबसे पहले जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रहलाद दास। ठीक है, मतलब प्रहलाद दास ने क्या किया था, सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर जो है प्रहलाद दास सबसे पहले आया था। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा, इसको चूंकि ये जमींदारों का क्षेत्र छीना हुआ था, यानी कि धीरे धीरे कंट्रोल किया था उसको, तो जमींदार ही बनेगा ना, राजा नहीं बन सकता। राजा के लिए आपको सभी का मत चाहिए होता है। मराठा आपको जब तक बोलेंगे नहीं कि आप राजा हो तब तक आप राजा नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब ये समझिए कि आपके पास दुनिया भर की धन दौलत हो,
बट आप जो है जमींदार ही कहलाएंगे, क्योंकि आपको जिस पदवी की जरूरत है, अगर दूसरा कोई आपको राजा बोलेगा तब आप राजा बनते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई उपाधि चाहिए तो दूसरा कोई देता है, आप खुद से नहीं रख सकते उसको, ठीक है। तो उस जगह पर जो है इनको जब उपाधि राजा की मिलती है, याद रखिएगा, तब तक जो है यहां पर शासक हो जाते हैं कौन? हरिदास। यानी राजा के तौर पर सबसे पहली बार जो शासन करते हैं वो हरिदास होते हैं, ये जमींदार होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं नहीं, ये समझिए, महंत प्रहलाद दास जो है ना, ये जमींदार बने, ठीक है। देखिए आपको बता देता हूं, समझिए पहले, रियासत में राजा का जो वैल्यू होता है ना, वो तब होता है जब अंग्रेज या फिर मराठा जो है आपको बोलेंगे कि आप राजा हो, ठीक है। लेकिन अगर उनकी नजर में आप राजा नहीं हो तो आप जमींदार हो, ठीक है। मतलब आपके पास जमीन है, धन दौलत है, बट आप राजा नहीं कहलाओगे। तो जब आप अंग्रेजों का सपोर्ट करोगे तो आपको पदवी दी जाएगी, उपाधि राजा साहब की, और तब से आप राजा साहब बन जाओगे, ठीक है। तो राजा कौन बना था? हरिदास बना था। उससे पहले आपको महंत प्रहलाद दास जो है, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए बैरागी वंश की स्थापना किसने की थी, तो प्रहलाद दास ने की थी। यानी यहां से सब कहानी शुरू होती है, ठीक है। लेकिन राजा के नाम पर किसका नाम आता है? हरिदास का नाम आता है। कि अगर नांदगांव रियासत के राजा कौन थे, तो हरिदास थे, ठीक है। ये जमींदार थे इस समय में, ठीक है। जैसे ये सब समझ लीजिए कि इनके पूर्वज जो है पहले यहाँ जमींदारी किया करते थे, और बाद में इनको उपाधि मिल गई राजा की, ठीक है। बहादुर की उपाधि मिली, राजा बन गए, और राजा बने तो यहाँ से राजा हरिदास के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसके बारे में? राजनांदगांव के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए राजनांदगांव जो है, इसके बाद याद रखिएगा विलय पत्र में हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। और विलय पत्र में हस्ताक्षर के बाद जो है 1948 से यह क्षेत्र दुर्ग में शामिल कर दिया गया, और जो खुद कहां पर था? रायपुर से शासन किया जाता था, ठीक है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि शासन तो रायपुर से मुख्य रूप से होता था, क्योंकि अंग्रेजों का समय था ये, ठीक है। लेकिन जब 1948 आता है, याद रखिएगा, तो ये जो क्षेत्र था ये किसके अंतर्गत आता था? तो ये था आपका 1948 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था वो पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखिएगा दुर्ग में शामिल किया गया, ठीक है। और 1973 को राजनांदगांव जिला की स्थापना हुई, किससे अलग करके? दुर्ग से अलग करके, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका राजनांदगांव जिला आया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में कई ऐसे ऐतिहासिक घटना है जिसको आपको याद रखना है, लेकिन आप बस इतना याद रखिएगा कि इसके अंदर का जो है मुख्य बातें क्या क्या चीज आती हैं, या मुख्य पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका ऐतिहासिक। इसके बाद देखिएगा बात करते हैं प्रशासन की। ठीक है, देखिए प्रशासन में अगर डेमोग्राफी की बात करें, यहाँ की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन था, वो था लगभग 15 से 16, ठीक है, 15 से 16 जनसंख्या आपकी। साक्षरता की बात करते हैं, लिटरेसी रेट जो है यहाँ पर 68% के आसपास थी। और लिंगानुपात की बात करते हैं, तो लिंगानुपात में आपको यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 1015, ठीक है, 1015 लिंगानुपात है। शहरीकरण की बात करें तो अर्बन एरिया जो है यहाँ का लगभग 40% तक जो है डेवलप हो चुका था, ठीक है। अब बात करते हैं जिला कोड की। जिला कोड देखिएगा, जिला कोड के अंतर्गत याद रखिएगा कबीरधाम का जिला कोड क्या था? 9 था, ओनली 9 है ना, 9 था, याद रखिएगा। कबीरधाम का जो था वो कितना था? 9 था। इसका है 8 जिला कोड, CG08, याद रखिएगा, ठीक है। 28 29 किसका रहेगा? जो बाद में जिले बने उनका रहेगा, ठीक है। ये पहले जिला है, 1973 बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले के जिलों को कॉन्सेप्चुअली याद रखिए, कॉन्सेप्ट में पकड़िए। किसी चीजों को याद रखने के लिए पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है कि आप ये तुलना करें कि ये कब बना है तो कितना हो सकता है इसका, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है याद रखिएगा वो है आपका यहाँ का NH53, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेशनल हाईवे यहाँ का 53, ठीक है।
इसके अलावा देखिएगा इस क्षेत्र में आपको तहसील मिलेंगे 5, विकासखंड मिलेंगे 4, विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे 4, इसके अलावा नगर निगम, याद रखिएगा इसमें आपका राजनांदगांव नगर निगम में आता है। ठीक है, सीमावर्ती जिले की बात करें तो याद रखिएगा 4 जिले इसके सीमावर्ती होंगे, और सीमावर्ती राज्य में देखिएगा 2 राज्य मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए यहां पर थोड़ा समझिएगा। इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्षेत्र आपका राजनांदगांव का ऊपर का हिस्सा है, आपका खैरागढ़ है ना, खैरागढ़, छुई खदान, कंडई का हिस्सा है ना ऊपर की तरफ। इस तरफ आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये है आपका दुर्ग, और ये हिस्सा है आपका बागौद। नीचे की तरफ जाएंगे, ये वाला जो हिस्सा है आपका वो है आपका मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी है ना। तो ये आपका राजनांदगांव है, याद रखिएगा 4 जिलों को टच करता है। यहीं पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से जो है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है, यहां से जो है ये हिस्सा एमपी का है और ये हिस्सा आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, क्या रखिएगा, यहां से जस्ट ये समझिएगा कि एमपी जो है राजनांदगांव से जस्ट यहां से टच करता है और यहां से महाराष्ट्र टच करता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जस्ट कुछ हिस्सा जो है ना, जस्ट कुछ हिस्सा याद रखिएगा, क्योंकि किताबों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। किताबों में ऐसा मिलता है कि एमपी केवल टच करता है और महाराष्ट्र जो है मानपुर मोहल्ला को टच करता है, ऐसा मिलता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जस्ट इस बाउंड्री से टच होने के कारण जो है ये जो हिस्सा है हल्का सा जो है आपके महाराष्ट्र को टच कर जाता है। ठीक है, तो 2 राज्यों को स्पर्श करता है जस्ट बाउंड्री के पास, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं भी बताऊंगा कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। देखिए कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है इसके पास, देखिएगा एक है आपका डोंगरगढ़, दूसरा है आपका डोंगर गांव, तीसरा है आपका खुज्जी, और चौथा है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव के सीट से कौन खड़ा होता है, याद करना पड़ेगा आपको, डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा उनका जो अधिकांश समय रहा है ना, वो राजनांदगांव से खड़े होते थे। ठीक है, याद रखिएगा है ना। अब उनके आधार पर राजनांदगांव के क्षेत्र को डेवलप करने का कारण क्या था, समझिए, बताइए मुझे। राजनांदगांव में क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रमन सरकार के समय में जो है डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी क्या काम करते हैं, किस पोस्ट पर है डॉक्टर रमन सिंह जो है, याद रखिएगा अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, जिस विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं आप, याद रखिएगा उनके स्पीकर हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रशासन के बाद जो है भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में देखिएगा कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सुनने को मिलेगा भौगोलिक क्षेत्र में। देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा इसका जो भौतिक संरचना है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, भौतिक संरचना, ये पार्ट है महानदी बेसिन का। ठीक है, महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा राजनांदगांव का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं, फाइबर चट्टानें पाई जाती है, दूसरा आपका कड़प्पा चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, धारवाड़ और कड़प्पा चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, याद रखिएगा। खनिज की बात करते हैं, मिनरल्स की, तो याद रखिएगा यहाँ मिनरल्स में कई ऐसे मिनरल्स हैं जैसे कि लौह अयस्क क्षेत्र है, ये क्लोराइड पाया जाता है यहाँ पर, यूरेनियम,
सीसा, ठीक है। तो लौह अयस्क, फ्लोराइड, यूरेनियम, सीसा, और इसके अलावा याद रखिएगा एक और खनिज पाई जाती है यहां पर जिसे कहते हैं हम लोग गोल्ड, स्वर्ण या गोल्ड पाया जाता है यहां पर, ठीक है। तो कुछ क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पीएससी में पूछा गया था, ठीक है, व्यापम में भी पूछा गया है कि फ्लोराइड का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा फ्लोराइड में जो है आपको केरवा पानी क्षेत्र सुनने को मिलेगा, लामती डोंगरी का क्षेत्र मिलेगा, और चांदी डोंगरी का क्षेत्र मिलेगा। यहां पर फ्लोराइड पाया जाता है, याद रखिएगा इन क्षेत्रों में, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इसके अलावा जो है स्वर्ण क्षेत्र की बात करें, याद रखिएगा तो स्वर्ण क्षेत्र में आपका पीपल कछार और टप्पा क्षेत्र जो है यहां पर पाया जाता है स्वर्ण क्षेत्र, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा अगर हमारे यहाँ सीसा कहां मिलता है यहां पर, तो याद रखिएगा चिचोलना में, चिचोला और कमरतला, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा राजनांदगांव क्षेत्र में आपका यूरेनियम का क्षेत्र है, लॉस का क्षेत्र है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर क्वार्टजाइट भी पाया जाता है, क्वार्टजाइट, ठीक है। तो क्वार्टजाइट सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, सभी मिनरल्स के प्रकार हैं, याद रखिएगा हमारे यहाँ, ठीक है। तो क्वार्टजाइट जो है आपका बोर तालाब, बोर तालाब क्षेत्र में पाया जाता है क्वार्टजाइट, और साथ ही साथ जो है अम्लीडीह में पाया जाता है, अम्लीडीह क्षेत्र, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्वार्टजाइट पाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा जो है याद रखिएगा यहां पर मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, तो याद रखिएगा लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, ठीक है। फसल में याद रखिएगा यहां पर जो है आपको धान की फसल, गन्ने की फसल, इसके अलावा सरसों की फसल, इस प्रकार की फसल जो है मुख्य रूप से करते हैं यहां पर, याद रखिएगा, ठीक है। धान, गन्ने और सरसों, ठीक है, मस्टर्ड। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर नदी मुख्यतः कौन सा है, ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन सी मुख्य नदी है यहाँ पर इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा यहाँ की मुख्य नदी है शिवनाथ, और शिवनाथ को याद रखिए केवल, ठीक है। तो शिवनाथ नदी जो है मुख्य नदी यहाँ पर, शिवनाथ नदी यहाँ से गुजरती है, याद रखिएगा राजनांदगांव के क्षेत्र से, ठीक है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, परियोजना या प्रोजेक्ट या बांध, तो याद रखिएगा घुमरिया नाला बैराज, सूखा नाला बैराज, ठीक है, घुमरिया नाला बैराज, सूखा नाला बैराज। और इसके अलावा याद रखिएगा मरिया मोती, धारा और रूसे का नाम आता है, ये सभी प्रोजेक्ट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आपका भौगोलिक विवरण, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक घाटी का नाम याद रखना है आपको, यहां पर एक मुख्य घाटी है, वैली है, जो है आपका ब्रिजवानी घाटी, ब्रिजवानी घाटी। साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर एक पहाड़ क्षेत्र है, इसे कहते हैं प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, और दूसरा है आपका चंद्रगिरी की पहाड़ी, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं यहाँ पर डोंगरगढ़ का पहाड़ है, तो ये 3 पहाड़ी क्षेत्र हैं आपका इस भौगोलिक क्षेत्र में, क्या देखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा बात करते हैं यहाँ सामाजिक क्षेत्रों की और आर्थिक क्षेत्रों की। तो याद रखिएगा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अगर हम लोग सामान्यतः कुछ पॉइंट पे बात करें तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो है सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्र, ठीक है। तो देखिए सामाजिक बात करेंगे, याद रखिएगा सामाजिक क्षेत्र की बात करेंगे
तो सामान्य तौर पर आपको यहाँ पर जो जनजातीय निवास मिलेगा, ठीक है, सामान्यतः यहाँ गोंड जनजाति, हल्बा जनजाति, ठीक है, गोंड और हल्बा जनजाति का जो क्षेत्र है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा बैगा जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। तो गोंड, हल्बा, बैगा जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है सामाजिक रूप से, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम आर्थिक प्रक्षेत्र की बात करें, याद रखिएगा, तो यहाँ पर कई ऐसे आईडीसी हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, इनका नाम याद रखिएगा कौन कौन से यहाँ पर आईडीसी क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका इंदावनी, दूसरा है आपका खैर झीटी, तीसरा है आपका विजयतला, पवनतला, महरूम खुर्द, महरूम कला, ये सभी आईडीसी में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इंदावनी, खैरझिटी, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और सुनने को मिलेगा आपको, जो है आपका टेडेसरा, ठीक है। तो एक नाम और याद रखिएगा टेडेसरा के बारे में। ठीक है, देखिए अब इनके बारे में थोड़ा बेसिक याद रखिएगा। टेडेसरा, हाँ, ठीक है। जैसे हम टेडेसरा की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो ये यहाँ का जो है फूड पार्क है, फूड पार्क है, ठीक है। और मेडिकल, ठीक है, यहां पर जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रस्तावित है, ठीक है। वही इंदावनी की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो इंदावनी में भी फूड प्रोसेसिंग पार्क है, ठीक है। खैरझिटी की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो यहां पर प्लास्टिक पार्क अभी प्रस्तावित है, ठीक है, प्लास्टिक पार्क। तो इस तरीके से जो है आपका आईडीसी के लेवल पर देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र काफी ज्यादा यहाँ पर विकसित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा टेडेसरा, इंदावनी, खैरझिटी, विजयतला, पवनतला, महरूमपुर, महरूम कला, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये था आपका भौगोलिक, ठीक है। फिर सामाजिक और आर्थिक टॉपिक पर डिस्कस किया हमने। मैप में देखिएगा, ठीक है, अंतिम पर्यटन के बारे में, ठीक है। देखिएगा राजनांदगांव जो है आपका मुख्यालय है यहाँ का, ठीक है, राजनांदगांव मुख्यालय है। और यहां से एक जो रोड गुजरती है उसको याद रखिएगा। तो ये जो क्षेत्र है आपका, देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण वाला क्षेत्र महाराष्ट्र के क्षेत्र से, आप इसको ऐसा याद रख लीजिएगा, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, इस तरफ से, ठीक है। तो महाराष्ट्र के भंडारी क्षेत्र से होते हुए एक रूट आता है और राजनांदगांव से होते हुए कहां चला जाता है, दुर्ग की ओर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुर्ग। अब दुर्ग के बाद जो है आगे जाकर याद रखिएगा ये रायपुर जाता है, रायपुर के बाद याद रखिएगा रायपुर से जाकर आगे ये उड़ीसा के लिए चला जाता है, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र से निकलता है, महाराष्ट्र से आता है ये, फिर राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद दुर्ग जाएगा, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद सरायपाली, ठीक है, महासमुंद का क्षेत्र, और उसके बाद उड़ीसा क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा का बरगढ़ क्षेत्र, याद रखिएगा। इस तरीके से जो है ये रूट है। इसके बारे में दो क्वालिटी याद रखिएगा, या दो इसके फीचर्स याद रखिएगा जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग NH53। तो राज्य का सबसे पुराना सड़क जो है इसी का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य का हाँ, राज्य का सबसे पुराना सड़क, ठीक है, राज्य का सबसे पुराना सड़क है। और दूसरा याद रखिएगा सबसे बिजी सड़क है, हाँ, अंग्रेजों के समय की सड़क है ये, ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजों के समय में ये सड़क बनाई गई थी और उस समय का सबसे पुराना सड़क है, याद रखिएगा, ठीक है। जितने नेशनल हाईवे हैं सबसे पुराना नेशनल हाईवे आपका ये वाला है, ठीक है। और दूसरा सबसे बेस्ट सड़क है, ठीक है, बीजी सड़क है,
मतलब जितनी गाड़ियां इस रूट में चलती हैं उतनी गाड़ियां किसी रूट में नहीं चलती, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा ये रूट है आपका NH53 का, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो आपने कल याद रखा था कि हमारे यहाँ जो है एक रूट और आता है जो ऊपर की तरफ से आता है, याद रखिएगा, खैरागढ़ के क्षेत्र से इस तरीके से गुजरता है। ठीक है, ये है आपका SH05। ठीक है, तो स्टेट हाईवे आपका 05 है, याद रखिएगा। और ये आपका खैरागढ़ का क्षेत्र है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई का क्षेत्र, इधर दुर्ग हो गया, ये आपका बालोद हो गया, बालोद। और ये वाला हिस्सा है आपका मानपुर, मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है और इधर आपका जो है MP का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बेसिक्स कुछ बातें याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी तहसीलें हैं। ठीक है, तो तहसील में याद रखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका राजनांदगांव, इस तरफ जाएंगे तो आपका ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये है आपका डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ क्षेत्र, ये है आपका डोंगरगांव, छुरिया। ठीक है, लाल बहादुर नगर। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके 5 तहसील हैं, याद रखिएगा इन क्षेत्रों में। ठीक है, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया और लाल बहादुर नगर, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जो है डोंगरगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, अब इसी आधार पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो है आपका जो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, आपका जो MP का क्षेत्र है, वो कैसे अलग हो रहा है वो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हिस्सा है यहीं से आपका, यहां से ये हिस्सा आपका महाराष्ट्र का है और यहां से ये हिस्सा आपका MP स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां से जो है आपको एक बात और याद रखना है कि विकासखंड की बात करेंगे तो याद रखिएगा डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और छुरिया विकासखंड है, लाल बहादुर नगर विकासखंड नहीं है, बस याद रखिएगा। 4 विकासखंड पढ़ा आपने, तो 4 विकासखंड, ये 4 विकासखंड है। ठीक है, याद रखिएगा। और राजनांदगांव क्या है आपका, नगर निगम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब पर्यटन देखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है पर्यटन के क्षेत्र में, तो नाम याद रखिएगा। पर्यटन में आपको याद रखना है BNC मिल, इसके अलावा बमलेश्वरी मंदिर, प्रज्ञागिरी पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी, ब्रिजवानी घाटी, और एक पॉइंट याद रखिएगा सेज, सेज। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके अलावा देखिएगा और क्या पढ़ेंगे अपन, तो डोंगरगांव। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो है याद रखिएगा नदी को पहले देखिएगा। ठीक है, यहां से आपका मानपुर मोहला से जैसे आप बाहर देखेंगे इस तरफ, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र से याद रखिएगा गढ़चिरौली क्षेत्र से एक नदी यानी मानपुर मोहला से होते हुए प्रवेश करती है और यहां से दुर्ग चली जाती है, यही आपकी शिवनाथ नदी। ठीक है, राज्य की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए तो ये देखिएगा। अब देखिए इसके बेसिक्स को कुछ और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग एक एक करके थोड़ा सा पढ़े इसके बारे में, तो सबसे पहले याद रखिएगा BNC मिल के बारे में। ठीक है, देखिए BNC मिल जो है BNC मिल राज्य का पहला कारखाना है। किसका है, कॉटन का, कपड़ों का। ठीक है, कपड़ों का पहला कारखाना, हालांकि कारखाना के तौर पर ही देखेंगे तो सबसे पहला कारखाना है। ठीक है, इससे पहले कोई कारखाना छत्तीसगढ़ में नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है कब बनाया गया इसे, 1892 में जो है ये बनाया गया और 1894 में जो है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। उत्पादन कब स्टार्ट हुआ है, 94 में। ठीक है, किसने बनाया था इस कंपनी को,
एम के मैकबेथ ने, ठीक है, मैकबेथ ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, ठीक है। और इस समय इसका नाम था इस कंपनी का सीपी मिल, सेंट्रल प्रोविंस मिल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस मिल के इस समय शासक थे, याद रखिएगा, यानी यहां पर जो है छत्तीसगढ़ में या नांदगांव में जो शासक थे वो थे आपके बलराम दास, ठीक है। बलराम दास जो है यहां पर शासन कर रहे थे इस समय में, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र में जानकारी मिलती है इसके संबंध में, ठीक है, कि इस कंपनी को, ठीक है, बाद में जो है किसी अदर कंपनी ने जो है हायर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया इसको, ठीक है। तो ये जो था वॉलिस कंपनी, वॉलिस कंपनी ने इसको ले लिया था, याद रखिएगा, तब इसका नाम पड़ा बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल के नाम से जाना गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये सभी बातें हैं, याद रखिएगा, लेकिन एक चीज इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो है ना लेबर आंदोलन या मजदूर आंदोलन हुआ था, मजदूर आंदोलन 3 बार। राज्य का सबसे बड़ा आंदोलन मजदूर आंदोलन, याद रखिएगा, 1920 में, 24 में और 1937 में 3 बार हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। पहले कब हुआ था, हाँ, ये अभी पूरी कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी फिर भी, ठीक है, क्योंकि ये लंबी कहानी याद रखिएगा, मतलब हम इस पर अगर अभी एक पूरा सिस्टम पढ़ेंगे तो 1 घंटा पूरा इसी में लगने वाला है। इसलिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि 3 बार जो है यहाँ पर आंदोलन किया गया था मजदूरों के द्वारा, जिसमें 1920 में, 1924 में और 1937 में हुआ था 3 आंदोलन, ठीक है। कहां पर, बीएनसी मिल में, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे वो टाइम से जुड़ा हो, पैसे से जुड़ा हो, सब चीज थी इसमें, ठीक है। मजदूरों का जो टाइम बढ़ा दिया गया था, ठीक है, उसके बाद मजदूर का पैसा उतना ही रखा गया था, ठीक है। कुछ लोगों को काम से निकाल दिया गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, याद रखिएगा, जिसके कारण इस आंदोलन को किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा बीएनसी मिल के बारे में। चलिए इसके बाद देखिएगा बात करते हैं बमलेश्वरी मंदिर के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा डोंगरगढ़ क्षेत्र में जो है ना मंदिर है जिसे कहते हैं बमलेश्वरी मंदिर, ठीक है। तो डोंगरगढ़ जिसका क्षेत्र का नाम याद रखिएगा पहले क्या था, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि डोंगरगढ़ पहले किस नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा पहले कैसे थे, कामाख्या, कामाख्यापुर, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था, कामाख्यापुर, और उसके बाद फिर इसका नाम बदला कामावती पुर, ठीक है। पहले कामाख्यापुर, उसके बाद कामावतीपुर जो है ये डोंगरगढ़ का नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण कराया गया था वो किसके द्वारा, राजा वीर सेन के द्वारा, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिएगा, राजा वीर सेन के द्वारा निर्माण कराया गया था इस मंदिर का, ठीक है। बमलेश्वरी जो मंदिर है राजा वीर सेन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, ठीक है। और याद रखिएगा इस मंदिर में जो डोंगरगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, 1600 फीट के ऊपर, ठीक है, यानी मंदिर में डोंगरगढ़ की पहाड़ी के ऊपर जो है 1600 फीट के ऊपर प्रतिमा स्थापित की गई, प्रतिमा स्थापित की गई, ठीक है, बगलामुखी मां की, याद रखिएगा, ठीक है। मां की प्रतिमा स्थापित की गई, बगलामुखी बमलेश्वरी के नाम से इन्हें जाना गया, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर जो है याद रखिएगा साल में 2 बार मेला लगता है, ठीक है, चैत्र में और कुआं नवरात्रि में मेला लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इस मंदिर के निर्माण के लिए ना कई किंवदंतियां हैं, याद रखिएगा, इस मंदिर का निर्माण क्यों हुआ था इसके संबंध में कहा जाता है, तो एक किंवदंती है, याद रखिएगा, किंवदंती का मतलब होता है यहाँ के लोग जो है क्या बोलते हैं इस बारे में, ठीक है। तो एक यहाँ पर कहा जाता है कि राजा वीरसेन जो थे ना, ये राजा जो वीरसेन थे इनका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, तो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी इनको, ठीक है। तो याद रखिएगा लगभग ये समय की बात है जब कहा जाता है कि आज से लगभग 2200 साल पहले की बात है ये, ठीक है, 2200 वर्ष पूर्व की बात है। और ये कहा जाता है कि जब इसका नाम जो है कामाख्या नगरी हुआ करता था, ठीक है, पहले से कामाख्या नगरी के नाम से जानते थे। तो राजा जो वीरसेन थे, याद रखिएगा, वीरसेन या वीर सिंह के नाम से जाने जाते हैं, इनका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। और पुत्र के प्राप्ति हेतु जो है ये एक्चुअल में पहले कहाँ रहते थे, मतलब इनका क्षेत्र क्या है, याद रखिएगा एमपी का मंडला जो क्षेत्र है ना, महिष्मतीपुर जो क्षेत्र है वहां रहते थे ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उपासना की शिव जी की और भगवती जी की, ठीक है। तो उपासना करने के बाद जो है इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई,
ठीक है, मतलब शिव जी की और भगवती जी की जब उपासना की, पूजा की उन्होंने, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जब पुत्र हुआ तो उसका पुत्र का नाम जो था वो रखा गया मदन सेन। मदन सेन, ठीक है। तो जब पुत्र की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा, उसी के बाद से जो है ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति से प्रेरित होकर, भक्तिभाव से प्रेरित होकर बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना किया गया। ठीक है, कि पुत्र रत्न प्राप्त हो गया तो कामाख्या क्षेत्र में आकर यहाँ पर बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना की उन्होंने। ठीक है, पुत्र का नाम था मदन सेन, और मदन सेन भी बहुत अच्छा और भक्तिभाव वाला व्यक्ति था, याद रखिएगा, राजा था। इसके भी पुत्र का नाम, जब इसका पुत्र होता है, इसका नाम था कामसेन। ठीक है, इसके पुत्र का नाम कामसेन, और जब ये राजा बनता है तो इस जगह का नाम पड़ जाता है कामावतीपुर। ठीक है, इसी के नाम पर कामावतीपुर रखा गया, और इस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ था डोंगरगढ़ के क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा है, याद रखिएगा, एक प्रेम कथा जो वहां पर प्रचलित है कि इसके कारण जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, और वो है आपका काम कंदला और मधवानल की प्रेम कथा। काम कंदला और मधवानल की प्रेम कथा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, कहा जाता है ये है। ठीक है, और यहाँ के राजा थे, याद रखिएगा, जिसका नाम था मदनादित्य। ठीक है, डूंगरगढ़ के क्षेत्र में राजा हुआ करता था कौन? मदनादित्य। और ये भी प्रेम करता था किससे? कामकंदला से। कामकंदला कौन थी? तो याद रखिएगा, राज नर्तकी थी। ऐसा कहा जाता है कि राज नर्तकी थी, नृत्य करती थी ये। ठीक है, मदनादित्य राजा था यहाँ का, और उसका प्रेमी था मधवानल। ठीक है, जब मदनादित्य को ये बात पता चलती है कि इसका कोई प्रेमी भी है, उसको राज से निकाल देता है बाहर। ठीक है, भगा देता है। अब ये मदनादित्य जो मधवानल है, ये चला जाता है किसके पास? उज्जैन। उज्जैन जाता है, और यहाँ के शासक थे इस समय विक्रमादित्य। इसकी सहायता करते हैं, और कामकंदला को जो है मदनादित्य से भगा कर ले आते हैं। ठीक है, मतलब लेकर आ गए, और फिर क्या करते हैं, विक्रमादित्य जो है कामकंदला को ये बोल देता है, मतलब प्रेम की परीक्षा देने की बात ऐसे की जाती है। ठीक है, तो विक्रमादित्य बोलता है कि मधवानल जो है, ठीक है, ये आत्महत्या कर लिया है, डूब के मर गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये बात सुनकर कामकंदला जो है वो क्या कर देती है? आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, और ये बात फिर से जब ये बात विक्रमादित्य इसको बताता है, तो ये भी आत्महत्या कर लेते हैं, दोनों मर जाते हैं। ठीक है, अब दोनों मर जाते हैं। इसके बाद जो है विक्रमादित्य ने क्या किया कि देवी की उपासना की, और उस देवी की उपासना के दौरान जो है इन दोनों को वापस जीवित कर दिया गया, और उसके बाद जो है इस मंदिर की स्थापना हुई, इस पूरी कहानी के संबंध में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम सुनिएगा, कामकंदला और मधवानल जैसे प्रेम कथा जो यहाँ प्रचलित है। ठीक है, आपको याद रखना है बमलेश्वरी मंदिर का संबंध। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसके बाद जो है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी को देखिएगा। ठीक है, तो प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी है, इसको याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखिएगा, यहां पर 30 फीट बौद्ध प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, 30 फीट की बौद्ध प्रतिमा स्थापित की गई है। 30 फीट काफी ज्यादा होता है, याद रखिएगा, 30 फीट की बौद्ध प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पर जो है 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कब? 6 फरवरी को। और कब से स्टार्ट हुआ है ये? 1992 से स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, एक है आपका चंद्रादित्य। ठीक है, चंद्रगिरी। ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ी याद रखिएगा। चंद्रगिरी की पहाड़ी। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यहां पर जो है आपका राज्य का भव्य जैन मंदिर यहां स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा जैन मंदिर जो है चंद्रगिरी की पहाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस क्षेत्र में, चंद्रगिरी की पहाड़ी को। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर आप जाएंगे ना, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका ब्रिजवानी घाटी का है, इसको बोलते हैं ब्रिजवानी घाटी, जो मैकल श्रेणी के क्षेत्र से बना हुआ है, याद रखिएगा, उस पार जाने के लिए। ठीक है, घाटी या वैली जो होता है, एक तरीके से आपको ब्रिजवानी घाटी का क्षेत्र मिलेगा, जहां से जो है ये सड़क के तरीके से जो है काम लिया जाता है इसका। ठीक है, ब्रिजवानी घाटी का नाम याद रखिएगा, राजनांदगांव के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब सेज को देखिएगा, सेज क्या है? ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। ठीक है, कहां पर है? डोंगरगढ़ में है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, नहीं ऐसे जरूरी नहीं है,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है देखिएगा वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी मतलब सरकार उसे जहां चाहे वहां बना सकती है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब यहां से पैसा बनाने का तरीका हो, ठीक है, स्पेशल तरीका हो, तो उसको हमारे राज्य में एक ही है, ध्यान रखिएगा, हमारे राज्य में बहुत सारे नहीं है, ठीक है, तो हमारे राज्य में कहां पर है, डोंगरगढ़ के क्षेत्र में है, ठीक है, और यहां पर क्या किया गया है, डोंगरगढ़ के पहाड़ में ना पूरे पहाड़ में सोलर पैनल लगा दिया गया है, और इस सोलर पैनल से लगभग 150 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बनाई जा रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका सेज, याद रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आपका डोंगरगढ़ क्षेत्र में ऐसा बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, देखिएगा इस क्षेत्र में और क्या क्या है जानकारी के अनुसार, याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यहां तक क्लियर हुआ, ये राजनांदगांव समझ लिया आपने, अच्छा खासा सुन लिया है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखना है राजनांदगांव में। राजनांदगांव के अंतर्गत याद रखिएगा 2010 में राज्य का पहला किसान शॉपिंग मॉल बनाया गया है, ठीक है, राज्य का पहला किसान शॉपिंग मॉल 2010 में जो है यहाँ पर बनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है आपको पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मिलेगा या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, राज्य में आपका राजनांदगांव के अंतर्गत पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है आपका हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया गया है यहां पर 2013 में, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के अलावा याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको एक कवि के बारे में संबंधित क्षेत्र मिलेगा, याद रखिएगा, कवि पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी का संबंध राजनांदगांव से है, याद रखिएगा, इस क्षेत्र से, ठीक है। इसी के साथ याद रखिएगा इस क्षेत्र में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, जिसका नाम है सरस्वती पुस्तकालय, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा यह बनाया गया था, याद रखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, हाँ नहीं नहीं, ये बहुत पुराना 1909 का पुस्तकालय है, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1909 में जो है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा पहली बार जो हमारे राज्य में ट्रेन चली थी, ठीक है, वो यहां से गुजरी थी, याद रखिएगा, ठीक है, पहली बार 1888 में जो है ये ट्रेन चली थी, याद रखिएगा, 27 नवंबर को, ठीक है। रेल, हाँ बिल्कुल था, हाँ देखिए सबसे पहले जो है ट्रेन के चलाने से पहले जो है पटरी होती है ना, पटरी पहले लगता है, तो जो बीएनसी आपको कंपनी पता है ना, बीएनसी बंगाल नागपुर, है ना, तो बंगाल नागपुर कंपनी ने क्या किया था, पटरी बिछाई थी यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद इसका इतिहास जो है ना बड़ा है, हम कभी पढ़ेंगे इसके बारे में, याद रखिएगा, जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे ना छत्तीसगढ़ में, ट्रांसपोर्ट परिवहन, तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ट्रेन का संचालन कब हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका रेल संचालन जो है कब हुआ था, 27 नवंबर, याद रखिएगा, 27 नवंबर 1888 को जो है पहली बार ट्रेन चलाया गया था यहाँ पर, इस समय में, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे पहली बार जब ट्रेन चल रही थी, ठीक है, तो नागपुर से राजनांदगांव के क्षेत्र में चली थी, ये नागपुर से राजनांदगांव के क्षेत्र में, ठीक है, ये याद रखिएगा आप राजनांदगांव के बारे में मुख्य बिंदु, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा, चलिए यहां पर, हाँ एक चीज थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये एमके नहीं है, जेके है, ठीक है, जेके मैकबेथ, ठीक है, जेके मैकबेथ, याद रखिएगा,